बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो स्किन डिजीज़ और उसके साथ साथ हेयर डिजीज़ और सोशल सेक्टर में, लेकिन जो मेन बात मैं करूँगा वो एंटरप्रेन्योरशिप है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे स्टार्ट होती है, किस तरह आप कारोबार स्टार्ट करते हैं, आपकी सक्सेस कैसे बिल्ड होती है, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या वुमेन होने के साथ साथ फिर आप सोशल सेक्टर में क्या काम करते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो फिर बाद में जो है ना सोशल सेक्टर में बहुत काम करते हैं, फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो इत्फाक से पाकिस्तान इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नंबर 1 है, और उसके साथ साथ हाजिर उम्रे में भी नंबर 1 है, और झूठ बोलने में भी नंबर 1। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम हज उम्रा तो करते हैं, हर चीज़ में मिलावट करते हैं, करप्शन भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो हमारा मेरे हिसाब से तो वो हज उम्रा ज़ाया हो जाता है। लेकिन वो अल्लाह बेहतर जानता है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, वो उनका पर्सनल फेल है। लेकिन चीज़ों को हमें खालिस रखना चाहिए, हमें अपनी काम को बेहतर करना चाहिए, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, चौधरी मुनीर अख्तर साहब को और डॉक्टर रेहाना मुनीर अख्तर को। चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि एजुकेशन के पहले पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या किया। मैंने यहाँ से मास्टर्स केमिस्ट्री में की, बिल्कुल विद ऑनर्स। फिर सफ़र आपने टाट के स्कूल से किया था? जी, मैं बस एक्चुअली ऑयल लैब से शुरू किया, दिया होता था, लैब भी नहीं, क्योंकि दिया। ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जी, दिए पे पढ़ा, और हमारे गांव में उस वक्त मैट्रिक तक बिजली नहीं थी। बिल्कुल। तो हाई स्कूल हमने ऑयल लैंप, तो उसके बाद लैंप आ गए, तो उसके ऊपर हमने पढ़ा। और उसी वक्त 6वीं 7वीं क्लास तक तो हम लोग अपना टाट लेके जाते थे, नीचे बैठते थे। फिर उसके बाद हाई स्कूल बना चिश्तिया में, तो फिर वो डेस्क आ गए। बिल्कुल। तो फिर वहाँ से आई वेंट टू बहावलपुर, वहाँ पे मैंने FSC की, वहाँ से BSc की। तो फिर मैं MSc केमिस्ट्री में दाखिला लिया। तो फिर मुझे जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो पहले मैंने इंटरव्यू दिया सारे पब्लिक स्कूल, मुझे ऑफर हुई वहाँ से, लेकिन उस वक्त मैं थीसिस लिख रहा था अभी। राइट। तो वो कहते नहीं, हमें अभी ज़रूरत है, तो मैं आई कुडंट जॉइन दैट। तो जब ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद मुझे हारूनाबाद इस्लामिया कॉलेज में टीचिंग की जॉब मिली, प्रोफेसर बन गया वहाँ पे। तो 3-4 महीने पढ़ाया तो मैं माइग्रेट हो गया तो अमेरिका। राइट। तो पहले से प्लान बनाया हुआ था माइग्रेट होने का या अचानक? नहीं, अचानक दोस्तों ने कहा कि चलो इमिग्रेशन खुली है तो चलते हैं। उस वक्त एक्चुअली ये था कि वियतनाम की जंग लगी हुई थी अमेरिका में जी। देयर वाज ब्रेन शॉर्टेज। उनके बच्चे जो थे सारे जंग में, कुछ मर गए, कुछ थे वहाँ पे। तो उनको टेक्निकल बंदे चाहिए थे, पढ़े लिखे। राइट। ग्रेजुएट हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, उनके लिए इमिग्रेशन ओपन की। तो उस वक्त जब मैं माइग्रेट किया तो मेरे पास सिर्फ $100 था। और कंडीशन ये थी कि जब आप माइग्रेट करते हैं या तो आपके पास $600 हो या कोई आपको स्पॉन्सर करे, ताकि वहाँ पहुँचते ही आप गवर्नमेंट पे बोझ ना बने, कुछ अरसे के लिए आप गुजारा कर सकें। जी। तो इत्तेफाक से आई डिडंट हैव एनी ऑफ दोस। तो उसमें मेरा एक दोस्त था लंदन में, मैंने कहा मैं वहाँ रुकूंगा, तो उससे पैसे कुछ उधार लेके फिर अमेरिका जाऊंगा। तो उस वक्त पोस्टल स्ट्राइक थी यूरोप में, राइट, लंदन में। टेलीग्राम नहीं भेज सकता था, टेलीफोन नहीं कर सकता था, खत नहीं लिख सकता था। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे एक बंदा सीनियर जो था वहाँ का सिटीजन था प्लेन में, वो मिल गया मुझे। मेरे पास सामान थोड़ा था, उसने ऐसे ही देखा कि उसने कहा कि भाई हम सामान इकट्ठा कर लें, उसके पास सामान से ज़्यादा। मैंने कहा कर ले, मुझे क्या फर्क पड़ता।
तो उसके मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि भाई मेरी ये मजबूरी है। कहता मैंने कहा मैं दोस्त को कॉल नहीं कर सकता। तो कहता कोई बात नहीं, आप एक रात मेरे पास ठहरना, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो एनीवे एक रात उसके पास ठहरा, दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त को ढूंढा। तो वो भी अभी नया नया गया था, तो उसके पास भी इतने पैसे थे नहीं। ये 71 की बात। तो उसके पास मैं 3 हफ्ते रुका। फिर उसने पैसे इकट्ठे करके दिए। मैंने कहा ठीक है, मैं जाते ही तुम्हें वापस कर दूँ, ये कंडीशन है, आए फिर। तो वहां पर तो किसी ने पैसों का पूछा ही नहीं। एयरपोर्ट पे वही इमिग्रेशन पेपर मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, सारा कुछ हो गया। मेरा दोस्त ने मुझे पिक किया, मैं चले गए। 12 मुश्किल था, कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं था। तो फिर नौकरी ढूंढनी शुरू की, क्योंकि मतलब कि सरवाइव करना है। तो फैक्ट्री में जॉब शुरू की, $2 पर घंटा। बिल्कुल। तो 5-6 महीने वहाँ पे नौकरी की। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ पे जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाए वो पूछते तुम्हारे पास अमेरिकन डिग्री है या अमेरिकन एक्सपीरियंस है। वो दोनों नहीं थे। मैंने कहा चलो यहाँ यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो वहाँ फिर मुझे फेलोशिप मिल गई। आई वाज मेंबर ऑफ द स्टाफ, ऑफिस मिल गया। तो लैब में बच्चों को असिस्ट करना था मुझे। तो फिर मैंने पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर किया वहाँ से, प्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत थी। तो मुझे डिस्क्रिमिनेट के लिए यहूदी मेरा बॉस था जी, बिल्कुल, बड़ा तंग करते हैं यहूदी। तो उन्होंने मुझे मुंह पे कह दिया कि तुम्हें नहीं हायर करना। फिर मेरा जो थीसिस का एडवाइजर था वो भी यहूदी था। तो आई हैड अ टफ टाइम। तो फिर मैं 1-2 जगह पे नौकरी मिली मुझे, बाद में उनकी कॉल नहीं आई, क्योंकि प्रोफेसर रिकमेंडेशन नहीं ले रहा था। तो फिर मैं शिकागो, मेरे दोस्त थे, वहाँ चला गया। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मैंने काम शुरू किया। राइट। फिर मैंने बहुत उसमें अच्छी तरक्की की, और मेरे 5 पैटेंट्स हैं। बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स साइंस में। तो फिर चंद अर्से के बाद 76 में मैंने शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया मैंने 90 में। राइट। तो इतने सालों में मैंने सारा नॉलेज गेन किया इंडस्ट्रियों में, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में। 14 ईयर्स ऑलमोस्ट आपने लगाए जी नॉलेज गेन करने। नॉलेज गेन किया। फिर मैंने कहा कि अब जो है ना, मुझे अपने काम करना है, क्योंकि उसमें भी आपको मुश्किल होता है टू बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि आई ग्रू वेरी फास्ट अपनी फील्ड में। तो फिर अपना काम शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है। तो वी स्टार्टेड विद 5 पीपल। जबरदस्त। 5 लोगों में से 2 हम थे, मियाँ बीवी। और 3 शादी कब हुई थी? आपने मियाँ बीवी का जिक्र किया जी, और 3 मेरे और वर्कर थे। कहाँ से ढूंढा था? ये अरेंज मैरिज है जी। इन्होंने ये पहले मुझे नहीं देखा। चलिए एक्सप्लेन। हाँ, बिल्कुल, मेरे बड़े भाई ने ये सिलेक्शन की थी। तो 81 में हमारी शादी हुई। राइट। तो 90 में मैंने बिजनेस शुरू किया। 5 लोगों से शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोग काम करते हैं कंपनी में। तो ग्रोथ इज वेरी गुड। बिल्कुल। मेरी बेटी अब शी इज मतलब रनिंग द कंपनी। मेरा दामाद है, एक मेरा बेटा है। तो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। राइट। ही डिड हिज PhD फ्रॉम देयर। मेरी बेटी ने बिजनेस में MBA की है, मेरे दामाद ने MBA किया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। बिल्कुल। तो अब वो कंपनी बेसिकली वो रन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा टाइम ऑफ ले लेता हूँ। बिल्कुल ठीक। लेकिन आई एम स्टिल इन्वॉल्व। जब मैं होता हूँ तो आई गो देयर एवरी डे। बिल्कुल ठीक। लुक आफ्टर करते रहते हैं। लुक आफ्टर, बिल्कुल, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बच्चों को ऐसा अपनी जिंदगी में मैंने ट्रांजिशन कर दिया कि भाई यू हैव टू रन इट। ये आपने अच्छा काम किया। मैं कराची में जब स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में आया था,
तो एक कंसल्टेंट बना था एक कंपनी का, और काफ़ी बड़ी वो कंपनी थी। तो उसमें ये इशू जो ट्रांजिशन आ रहा है ना जी, तो जो कंपनी का मालिक था, चेयरमैन था, वो अपने दोनों बेटों को जो है ना वो किसी भी किस्म की पावर नहीं दे रहा था। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। किसी भी एंटरप्रेन्योर जो है ना वो कहता है कि नोबडी नोज एनी बेटर देन हिम, बिल्कुल, विच इज रॉन्ग। मैं तो जब जॉब पे भी था, आई वाज एट ए वेरी हाई पोजीशन, तो मैं ट्रेन करता था, बिल्कुल, और मैं डेलीगेट करता था उनको, देन आई कीप देम रिस्पॉन्सिबल। अगर उनको आप ट्रेन करे नहीं, आप ग्रो कर ही नहीं सकते। तो मेरा थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट था। मैंने बच्चों को ट्रेन किया बकायदा। मैंने कहा मेरी लाइफ टाइम में मैं कहता हूँ कि तुम लोग बिजनेस संभाल लो, क्योंकि आप व्हेन यू आर नॉट देयर तो कंपनी जो है ना उसकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन उनका बच्चा काम तो कर रहा था, बड़ा छोटा अभी उसको सीरियस नहीं होते ना। नहीं, सीरियस भी था। काम वो बुरा नहीं कर रहा था। अच्छा, लेकिन फाइनेंशियल पावर उसको कोई नहीं दे रहे थे। ओके। तो उनको हार्ट का मसला हुआ। उसको हम एडवाइस करते रहते थे कि जी अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो जाए। जी जी। तो बाद में अगर साइनिंग अथॉरिटी कोई नहीं है फाइनेंशियल, तो व्हाट विल हैपन? कोर्ट के थ्रू वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो कंपनी तो बंद हो जाएगी। जी। देन ही रियलाइज, और उसने फिर बेटे को साइनिंग अथॉरिटी दी। मेरी बेटी अब पिछले 4-5 साल से साइन करती है। अभी मेरी एब्सेंस में शी इज रनिंग, तो वही ना, वो साइनिंग अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल, एवरीथिंग। और मैंने अपने बच्चों को वो शुरू से जब बच्चे थे अभी, तो मैंने उनको शेयर भी दे दिए थे। बिल्कुल ठीक है आप। तो जो भी शेयर जो भी आता था उनको एम्पावर कर दिया उनको खुद। हाँ, उनको मतलब कि उनका यूनिवर्सिटी का खर्चा चलता था उससे। ईयरली उनको दे देते थे। जी मैम, आपकी तरफ आते हैं, उनकी तरफ हम बाद में वापस आते हैं। कोई बात नहीं। आपका आगाज कैसे हुआ? जी, मेरा आगाज इस तरह हुआ कि मैं तो शादी के बाद ही हुआ। इनके भाई आए। शादी से पहले फिर शादी पे आते हैं। अभी मैंने कहा पता नहीं आप शादी से शुरू करने वाले हैं। शादी से पहले, शादी से पहले मैं सादकाबाद से ताल्लुक रखती हूँ। वहीं पे मैं बॉर्न हुई, हर चीज़ वहीं की है। बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद मैंने हाई स्कूल सादकाबाद से ही किया, और मैंने BSc बहावलपुर। सादकाबाद का सादिक पब्लिक स्कूल बड़ा मशहूर है। नहीं, वो बहावलपुर में है। वो बहावलपुर में है? जी जी जी, वो बहावलपुर में है। सादकाबाद में तो हाई स्कूल गर्ल्स का था, तो वो फिर मैंने किया। मेरे बड़े अच्छे मार्क्स चीज़ें थी उसमें। फिर उसके बाद मैंने बहावलपुर FSC में दाखिला लिया एज ए कि मैंने FSC करनी है। फिर उसके बाद मैंने वहीं से BSc की, और फिर वहाँ से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MSc की बॉटनी में। ये पढ़ाई का है सारा। वैसे मैं 9 इयर्स स्कॉलरशिप। बॉटनी का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि बॉटनी में करनी है? जी, बॉटनी में इस तरह हुई कि वो अभी भी मुझे है कि बॉटनी इसलिए कि प्लांट्स के मुतालिक है बॉटनी। तो मुझे प्लांट्स से बहुत वो है कि मैं प्लांट्स को पढूं, देखूं। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो अपने बोटेनिकल गार्डन बनाए हुए। हाँ जी, उसमें जाते थे पानी देने, और फिर उनके पास रिसर्च की चीज़ें USA से आती थी, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि आपका ये कहा जाता है कि पौधे भी आपस में बातें करते हैं। हाँ, ये किस हद तक सही है? पौधे बातें, देखें, पौधों को देख के एक लाइफ आती है। आपको पता है कि मैंने अमेरिका में कितने पौधे अपने घर के अराउंड लगा रखे हैं कि पूरी हमारी कम्युनिटी खड़ी होके देखती है कि ये किस तरह इसने किया है। आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैंने तो किया है, ये बताते हैं। ये हर समर में कम से कम 10-12 हज़ार डॉलर वो उसको देती है जो सारे पौधे आके फ्रेश लगाए। बिल्कुल ठीक। तो बहुत इनकी केमिस्ट्री भी होती है पौधों की, एक के पौधे के साथ दूसरे के कॉम्बिनेशन डेवलप होता है। ये भी क्या है? नहीं, पौधे प्रीनियल भी होते हैं ना, जो खुद ही नेक्स्ट ईयर फिर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन उनमें फिर वही देख देख के बंदा थक जाता है। तो मुझे है कि हर साल नए लगाओ। बिल्कुल नए। तो प्रीनियल भी हैं, लेकिन नए मैं ज्यादा लगाती हूँ। वो इसीलिए ये कहा MSc करने के बाद बॉटनी में फिर आगे क्या
बॉटनी में मैंने अभी 80 में ग्रेजुएट हुई थी। फिर अप्रैल 24 को 9th ऑफ अप्रैल को मेरी पुप्पो इनके भाई के साथ शादी हुई है। वो सऊदीया से आई हैं और उन्होंने कहा कि हम इस मकसद के लिए आए हैं। तो फिर हमारे दादा अबू ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह करके, क्योंकि पहले इनके भाई ऑलरेडी हमारे पास आते जाते थे तो हम जानते थे फैमिली को। तो फिर इनके, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा, इन्होंने मुझे नहीं देखा। ये पहले यही होता था। इवन मेरी भी जब शादी हुई है तो मैंने वेडिंग नाइट अपनी बेगम को देखा। ये थोड़ा नहीं, ये भी होता है ना, बीइंग इन अमेरिका, मुझे वहाँ पे बहुत ऑफर थी। बिल्कुल। कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई इंडिया का, हैदराबाद का, ये मैं नहीं, मैंने शादी करनी है, 2 कंडीशन है, एक तो पंजाबी हो और दूसरा वो साइंस ग्रेजुएट हो। बिल्कुल ठीक। वो तो पूछते भी क्यों भी साइंस ग्रेजुएट क्यों हो, मैंने कहा दे टॉक विद रीजंस। बिल्कुल ठीक। हर बात में उसको साबित करना पड़ता है कि ये क्यों ऐसे हुआ है, तो रीजनिंग उसमें होती है। तो देयर मोर, दैट वाज माय ओनली कंडीशन। मैं फ्रांस में था तो पूरे यूरोप से रिश्ते आते थे। सही है, ये तो बड़ी अच्छी तो मैं कहता था कि नहीं, मैंने शादी करनी है जहाँ मेरी माँ कहेगी। अच्छा, क्या जो कुछ मैं हूँ मैं अपनी वालदा की वजह से हूँ। तो सबको बड़ी हैरत होती थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे तो पेरेंट्स थे ही नहीं या मेरी शादी हुई तो मेरे बड़े भाई उन्होंने सिलेक्शन की थी। अब ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आके आपके कारोबार पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, आप मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी पिछले कुछ सालों में काफ़ी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सोशल सेक्टर में ख़ास तौर पे काम करते हैं जी। तो आप भी, मुझे पता चला है कि कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली अपने गांव में चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहा हूँ थ्रू अल मुस्तफा ट्रस्ट। राइट। मैंने उनको लैंड डोनेट कर दी है और पूरा पैसा जो है ना, मैं अभी तक कोई ऑलमोस्ट $1 मिलियन उस पर लगा दिया है। हॉस्पिटल शुरू हो गया अभी। राइट। उस पर 4 लेडी डॉक्टर्स हैं, 2 डॉक्टर्स हैं। तो अभी मैं जा नहीं सका वो उसकी ओपनिंग के लिए, क्योंकि वेदर जो था ना यहाँ पे धुंध बहुत जी। तो मेरा ख्याल था कि ओपनिंग करूँगा मैं खुद। अभी मैं शायद फरवरी में जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। उसकी ओपनिंग सेरेमनी अपने स्टाफ को देखूँ जाके सारा कुछ। तो उससे पहले मैंने 1-2 ROI प्लांट लगवाए हैं पानी के लिए, पानी की बेहतरी के लिए जी। तो नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट होगा, पहले हॉस्पिटल कामयाब हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक स्कूल का मेरा इरादा है। बिल्कुल ठीक। तो दीज आर माय कंट्रीब्यूशंस बैक टू माय विलेज, जो मैं मतलब कि मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे कोई बैक टू सोसाइटी भी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, समथिंग बैक टू द कंट्री। तो लेकिन कोई सोर्स नहीं सही मिल रहा था जिसके थ्रू मैं ये काम कर सकूं। तो अल मुस्तफा ट्रस्ट इज वेरी रेपुटेबल। बिल्कुल। तो उनके थ्रू मैं अब काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं के थ्रू इंशाल्लाह स्कूल का करूँगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, एक शाहिद जवेद बरकी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेटसोल पार्टनर है साथ। तो शाहिद जवेद बरकी साहब वर्ल्ड बैंक से रिटायर्ड हैं, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिटायर्ड हुए थे। पिछले साल उन्होंने भी, उनको भी हमने कहा कि कुछ बाकी काम तो हम कर रहे हैं जी। तो डिस्कशन हुई, उस वक्त हमने जेंडर पे एक रिपोर्ट शाया की थी। तो जेंडर की रिपोर्ट पे उनको आइडिया दिया कि कुछ फर्दर इस पे, उससे पहले हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक लॉन्च कर चुके हुए थे खालिद शेरदिल के नाम पे। वो हमारे डायरेक्टर थे, उनकी डेथ हो गई थी एयर क्रैश में। तो शाहिद जवेद बरकी साहब ने भी कहा कि फीमेल्स के लिए मैं स्कॉलरशिप दूंगा। फिर वो और उनके फ्रेंड्स ने वो एक एंडोमेंट फंड क्रिएट किया और पिछले साल हमने 93 स्कॉलरशिप्स दिए थे, अब इस साल बढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी सारे एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फोकस हमारा यही है कि सिर्फ फीमेल्स को, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में डिग्री प्रोग्राम। कहते हैं ना कि यू टीच ए वुमन यू टीच द नेशन। बिल्कुल। औरतों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो दूसरा जो मैं करता हूँ अपने गांव में, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ कि कोई बेवा हो जी, उसको
खाना पीना, किसी की बच्ची की शादी का मसला हो उसको हेल्प करो, बिल्कुल, दफन फ्यूनरल का इंतज़ाम जो भी हो उसको, ये मैं काफ़ी सालों से हर साल पैसे भेजता हूँ गाँव में। उसके बाद मैंने अभी हॉस्पिटल शुरू की। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा काम। लेकिन बेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक एडवाइस होगी जी कि उनको एम्पावर भी करें, कोई ना कोई उनको हुनर दें। तो फिर वो जो इंस्टीट्यूट स्कूल की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी, तो उसमें मतलब इस तरह की ज़रूरतमंद जो ख़वातीन है, वोकेशनल ट्रेनिंग, बिल्कुल वो काम करें। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जो सेटअप हो सकता है तो मैं स्पॉन्सर कर दूँ। बिल्कुल हो सकता है, हाँ। कोई मुश्किल नहीं। रेगुलर स्कूल की बजाय वो कर दें। वो इस वक्त एक सरगोदा में हम करवा रहे हैं, अच्छा, सेटअप पूरा बनवा रहे हैं जी जी, और उसमें यही है कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे के, जी जी, या उनमें ऑलरेडी स्किल है तो उसको फर्दर इन्हांस करके उसमें वैल्यू एडिशन ऐड करके मार्केट के साथ कनेक्ट करके ताकि वो कमाएं। वही ना, मुझे नहीं पता अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं और सेटअप है तो वी कैन सेट इट अप। मेरे पास लैंड है मेरे पास, बिल्कुल ठीक, तो वहाँ पे सेटअप करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो तो आपको उन्हीं की जगह पे करना पड़ेगा ना, यहाँ वो लोग रहते हैं। नहीं, वही गाँव में ही, उसी गांव में भी किया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा इन्हीं के गांव में। ओह अच्छा, बिल्कुल वहीं पे, इन्हीं के गांव में इर्द गिर्द के भी गांव उसमें शामिल हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये भी तो जैसे टेप्टा है, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है, उनके भी मुख्तलिफ जगह पे बने हुए हैं, लेकिन उनमें अभी उतना इफेक्टिवनेस नहीं है मेरे हिसाब से जितना कि इस तरह के प्रोग्राम में आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस पे किया जा सकता है कि उनको एम्पावर करें बजाय इसके कि वो सिर्फ उनको आप मंथली दें। तो आप मुझे उसका जो है ना कोई वो मॉडल आपके साथ मॉडल मुझे बता दें। बिल्कुल बताएं कितनी जगह चाहिए आपको, बिल्कुल क्या बजट होगा उसका, तब उसके हिसाब से फिर मैं आई कैन टेल यू कि एग्जैक्टली मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, जब आपकी लाइफ में आई तो अक्सर ये कहा जाता है कि बीवी के हिस्से का रिस्क मिलता है। बहुत वेरी ट्रू। पहले एक ज़माना मेरे ऊपर आया, साबित हुई आपके लिए, एक ज़माना मेरे ऊपर आया था कि मैं सोने को हाथ लगाऊं ना तो पत्थर बन जाता था। बिल्कुल। फिर वो ज़माना आया कि पत्थर को हाथ लगाया तो सोना बना। एंड शी इज द गुड पार्ट ऑफ दैट। दैट्स ग्रेट। इसमें कोई शक नहीं। स्पोर्टिव रोल भी प्ले किया। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी हुई है ना जी, देन इट वाज अ डिफरेंट लेवल। माशाल्लाह, उसमें मतलब वो भी ऑटोमेटिकली लकी आपके लिए साबित हुई। शी इज वेरी लकी। और मिलता गया। मैम आप भी सोशल वर्क कर रही हैं कुछ? मेरे सोशल वर्क का तो ये आलम है कि मैं तो, ये मुझे डांट देते हैं लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ जी। मैं तो आउटस्टैंडिंग कर जाती, मेरे पास बचे ना बचे मैं सब डोनेट कर देती हूँ। पूछे इनसे, ये मैं क्या बताऊँ? नहीं आप बताएं। नहीं ये बताए, इनको पता है, ये मुझे मना करते हैं। सोशली वेरी एक्टिव, सोशली एंड पॉलिटिकली, जी बोथ। बिल्कुल। कम्युनिटी में आप शिकागो में जाके आप किसी से पूछें तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कम्युनिटी में हेल्प, जिसकी भी हेल्प भी चाहिए वो भी करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प है, बच्चों को एजुकेट किया मैंने पाकिस्तानियों को H1 वीज़े पे बुलाया, उनको जॉब भी दी है, इमिग्रेंट भी हो गए उनकी। मैं अकेला गया था, मेरी फैमिली साइड, इसकी साइड और मेरी साइड से मेरा भाई और बहन। अब हम फैमिली में ऑलमोस्ट 85 लोग हैं। बिल्कुल ठीक। मैं अकेला गया था 71 में। अभी आप देखें ग्रोथ तो उनको सबको मैंने अपनी इंशाल्लाह अपनी रिसोर्सेज को सेटअप भी किया। ये चीज़ें यूके में मैंने देखी थी वैसे। हाँ, लेकिन अमेरिका में उस वक्त बड़ा मुश्किल था। पहले उनको अकोमोडेट किया, फिर उनको जॉब दिलाई, ये किया सब कुछ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट कि गॉड गिव मी दैट पावर। बिल्कुल, आई एम ब्लेस्ड। तो अब तो खैर भाई, बाकी पॉलिटिकली प्रीटी एक्टिव। मुझे मतलब प्रिविलेज हूँ कि मैंने ओबामा को होस्ट किया अपने घर पे, क्लिंटन को होस्ट किया, हिलरी क्लिंटन, यू नेम इट, आई एम वेरी मच इन्वॉल्व विद दैट। और सबसे जो हाईलाइट जो है, मैं कहता हूँ
कि मैं वॉरेन बफे से मिला हूँ, जो कि लोग ऑलमोस्ट $250,000 देते हैं उसको लंच करने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने तो फ्री मिला हूँ, लंच भी किया, डिनर भी किया, स्टेट देयर। बस तो मोटिवेशन आती है लोगों अच्छों को देख के, देन यू ट्राई टू बी लाइक दैट। तो मुझे कोई फियर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आई नेवर, बिल क्लिंटन से मैं ऐसी ही बात करूंगा जैसे आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि दे नीड यू। उनको हमारे वोट चाहिए, उनको हमारा पैसा चाहिए। तो यहाँ पे तो पॉलिटिशियन हाथ नहीं मिलाते, अनफॉर्चुनेट। मैं अब इसी तरफ आना चाहता था कि वहाँ की लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फ़र्क है। वो देखें, वहाँ की लीडरशिप जो है ना, अगर आप उनके साथ काम करें ना, दे विल लिसन टू यू। बिल्कुल। और भी हेल्प भी करेंगे। ठीक है। तो बिल क्लिंटन से बड़ी ओपनली एक दफ़ा बात हुई, तो ही वॉज विलिंग टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू। लेकिन उसके बाद जब ताज होटल पे जो हमला हुआ ना, तो सारी बात जो खराब हुई। फिर हमने यहाँ तक, जब ये स्वात में टेररिस्ट का इतना हंगामा था, जी बिल्कुल, तो हमने रिक्वेस्ट की कि मिस प्रेसिडेंट हमारी हेल्प करें किसी तरीके से, कि इसको किस तरीके, हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस इशू। मैंने कहा आउटसाइड ऑफ द कंट्री आप टर्की में करें इसको, मीटिंग हमारे लीडर की, आपकी, थिंग्स लाइक। लेकिन यहाँ पे लीडरशिप ने इनकरेज ही नहीं किया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही आता है जी। तो एक दफ़ा मैंने वहाँ के इंटेलिजेंस के बंदे, FBI के बंदे घर पे बुलाए। मैंने कहा भाई, हमें इतना मुसलमान होने के नाते हमें बैश किया जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करें हम? विल डू वट एवर इज नीडेड टू डू। वो कहते हैं कि ठीक है, आप बताएं कि हम प्लान लेके आए, तो किससे बात करें पाकिस्तान जाकर? वुड यू बिलीव आई एम सिटिंग ओवर हियर गिविंग द टॉक, I could not name a single person जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मेरे ताल्लुकात काफ लीग से भी है, नून लीग से भी है। इमरान खान को 6 साल से उसका मैं फंड रेजिंग का चेयरमैन था शिकागो में। $2-3 लाख इकट्ठे करते थे, लोगों को बुलाते थे, सब हंगामा करते थे, लेकिन इसने कभी एक थैंक यू का लफ्ज़ आज तक नहीं बोला। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ। कि इसको ये 92 में 91-92 में जमामे के साथ आया था, उस वक्त भी इसका हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, नॉट पॉलिटिकल। बिल्कुल। तो उस वक्त भी इसको हमने सपोर्ट किया, फंड रेज किया। तो अनफॉर्चुनेटली ही इज वेरी गुड, ऑनेस्ट, एवरीथिंग, लेकिन इसकी कैबिनेट ने इसको बर्बाद किया बेसिकली। करप्शन के लोग, हाँ, तो नेचुरली होता है कि फिर वो उसका एक्सक्यूज ये है कि 2000 इलेक्टेबल। अब अगर यही करना है तो फिर कौम नहीं आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ भी नहीं रही है। तो जब ये थर्ड टाइम मियाँ साहब पावर में आए, तो आई हैड अ मीटिंग विद मियाँ शहबाज शरीफ। मैंने उनसे कहा कि देखें, थर्ड टाइम आना इज नॉट दैट इजी इन द वर्ल्ड। मैंने नहीं देखा, होते हैं मतलब कि कई जगह पे, लेकिन इट्स नॉट नॉर्मल। अब आप जो है ना कोई लेगेसी छोड़ के जाए, तो आप कोलेशन बनाएं, दूसरी पार्टियों से अच्छे लोग भी हैं, उनको इन्वॉल्व करें। फॉरगेट अबाउट ये डिफरेंसेस आपके क्या है। आपको मौका दिया है तो इसको जो है ना आप इस तरीके से लेके चले। बिल्कुल नहीं मान। विजनरी लीडरशिप सबसे बड़ा इशू है, और मैं मतलब जब इस चीज़ का एनालिसिस करता हूँ पिछले 40-50 साल का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का, उसमें सबसे बड़ा इशू हमारा ये विजनरी लीडरशिप। हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग पे चलते हैं, हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग पे चलते ही नहीं। नेशन बिल्डिंग पे हम नहीं चलते कि नेशन को बिल्ड कैसे करना है।
वो प्रोजेक्ट करें जिसमें नेशन का फ़ायदा हो। हम ये देखते हैं कि 102 साल में सड़कें बना दें, ये कर दें, वो कर दें। एजुकेशन सेक्टर पे हमने कोई फोकस नहीं किया, हेल्थ सेक्टर पे हमने कोई फोकस नहीं किया। हेल्थ एंड एजुकेशन इज मेन, दोनों मेन है, इनको इग्नोर। अब एनर्जी सेक्टर को ही ले लें, हम बड़ा दावा करते हैं कि जी हमने पावर प्लांट लगा के और डेफिशिएंसी ख़त्म कर दी, उसका नेट रिजल्ट ये है कि अब 60-70 रुपये का आपका यूनिट हो गया। सर मैं तस्वीर में $250 मिलियन का प्रोजेक्ट लेके आया था पंजाब में, चाइनीज कंपनी मेरे साथ थी जी। गार्बेज से बिजली पैदा करेंगे, बिल्कुल खर्चा उनका था, बिल्कुल गार्बेज कलेक्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। प्रेजेंटेशन थी, इनसे बात हुई, मियाँ शहबाज से भी मुलाकात हुई, उन्होंने MOU भी साइन कर दिया जी। लेकिन नीचे जो अमला था उन्होंने आगे बढ़ने नहीं बढ़ना। फिर मियाँ साहब ने पूछा, वो देखते हैं कि उनको क्या मिलेगा। हाँ, मियाँ साहब कहते हैं सबसे बड़ा क्या हुआ ये आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन मियाँ साहब अपने स्टाफ से पूछा। तो ये अनफॉर्चुनेट, ऐसे ही $350 मिलियन का प्रोजेक्ट हम लोग कराची लेके गए, उन्होंने भी MOU साइन कर दिया जी। लेकिन नीचे चेयरमैन मिले वो MQM का था, दूसरे से मिले जो मेयर था वो किसी और पार्टी का था, दे वर नॉट टुगेदर। दो प्रोजेक्ट 180 डिग्री आउट होते। हाँ, तो दोनों प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि अब बात आप प्रोजेक्ट लेके जाए, लेकिन गार्बेज अभी भी ज़ाय हो रही है। गार्बेज पे मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, मैंने इस पे जब रिसर्च किया आई वाज शॉक्ड कि 60s में पहला पाकिस्तान में प्लांट लगा था। अच्छा, पायनियर था पाकिस्तान उस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके बाद हम इसको आगे, हम गैस गांव से गांव लेके गए हैं पॉलिटिकल बेस पे वोट लेने के लिए। अच्छा, कितना हमने गैस के साथ बुरा असर किया है। क्या हमें गांव से गांव गैस लेके जानी चाहिए थी, पाइपलाइन बचानी चाहिए, उसके बजाय हम वहीं की ये जो कचरा है, हाँ, राइट, इसी से हम बिजली बनाते, गैस बनाते, दोनों चीजें उस गांव को मिलती। ट्रांसमिशन लाइंस भी बचाई हैं आपने, वो भी खर्चा किया। लाइन लॉसेज एक अलग इश्यूज है, फिर कुंडा सिस्टम एक अलग इशू है। बिल्कुल। तो हमने सिंसियरली काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये मतलब अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये बात ठीक है ना। सिंसियर लीडरशिप, आपको अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो सारे मसले आपके हल हो जाते हैं। लेकिन लीडरशिप अच्छी आती है तो उसको कौन फेल, उसको कौन करता है? फेल करने वाले भी अंदर से मौजूद होते हैं। फिर मैं इसकी अक्सर एग्जांपल टर्की की देता हूँ। आजकल टर्की के 2002 में वही हालात थे जो पाकिस्तान। बिल्कुल सही। एक अच्छा लीडर मिला, ये उसने फोकस किया इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, उसने झगड़ों पे फोकस नहीं किया, उसने लड़ाइयाँ नहीं की, उसने इकोनॉमिकली कंट्री को स्ट्रॉन्ग किया। बिल्कुल सही। एक विजन लेके चला, 10 साल में 2012 में उसने इकोनॉमिकली एम्पावर कर दिया कंट्री को। उसके बाद फिर जब इशू हुआ तो पब्लिक खुद ही सड़कों पे आ गई, टैंकों के आ गई। आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश पर पहले हम ये सोचते थे कि हमारे ऊपर बर्डन है, बिल्कुल, अब देख लें अब वो आगे निकल गए। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, मैंने ओपनली ऑफर किया यहाँ पे, काफली चौधरी परवेज अलाई, चौधरी शुजात के, मैंने कहा कि हम आपको फ्री टेक्नोलॉजी हेल्प करेंगे, फ्री जी। हम वहाँ कामयाब है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? इतने डॉक्टर वहाँ पे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल वहाँ जाके कामयाब हो जाते हैं, यहाँ कामयाब होने नहीं देते। तो मैंने कहा कि आप हमसे कोई मशवरा ले लें, फ्री में देंगे, हम वॉलंटरली काम करेंगे, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट ब्रेन। बिल्कुल, अभी भी मेरी ऑफर है, अगर मैं इफ आई कैन हेल्प एनीबॉडी, बिजनेस में मेरा एडवाइस ले लें या टेक्नोलॉजी मुझसे पूछ लें कि यार हमें ये काम शुरू करना है, ये मुझे दे दें। अगर हम वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड को हम फीड कर रहे हैं, उनको फायदा दे सकते हैं, और हमारे बने हुए प्रोडक्ट वही इस्तेमाल करते हैं, हमारे देसी तो नहीं कर सकते। तो उनको जो हमारी पब्लिक है वही ब्रांड उठा के खुश होते हैं, तो वही वी कैन डू इट ओवर हियर। बिल्कुल। उसमें चौधरी साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया, आपसे हम फिर एक और सेशन करेंगे।
नहीं, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस। तो I'm glad कि आपने हमारी टूटी फूटी स्टोरी सुनी है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जैसे चौधरी साहब ने एंड पे कहा है कि हमारे पास दिमाग भी वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं दुनिया के। मैं हमेशा ये बात किया करता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया की 3 टॉप नेशंस में आता है जिनके पास दिमागी क़ुव्वत है, ह्यूमन रिसोर्स है जिसको यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ हमें लीडरशिप चाहिए जो इसको यूज़ कर सके। अनफॉर्चुनेट है, सिंसियर लीडरशिप हमारे पास अभी तक नहीं। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।